Yes, good evening everyone. I hope कि हम लोगों ने लास्ट डे राउंड ऑफ और ये सब मेथड समझ लिया था शायद, if I'm not wrong. यस सर, ये सब कर लिया था। ये सब कर लिया था, तो चलो एरर वाला पार्ट स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम डालिए एरर एनालिसिस। राइट द नेम ऑफ द टॉपिक, एरर एनालिसिस। एरर एनालिसिस, टॉपिक का नाम डालिए एरर एनालिसिस। देखिए सर, टॉपिक जो आपने लिखा है एरर एनालिसिस, अब इसमें समझते हैं चीजों को। पहली बात तो ये समझिए कि हाउ एरर होता क्या है बेसिकली। देखो, एरर के लिए बेसिकली आप इस बात को याद रखो कि हाउ हार्ड यू ट्राई, है ना। आप जितनी भी कोशिश कर ले, आप जितनी भी मेहनत कर ले, योर मेजरमेंट कैन नॉट बी एररलेस। आपका जो कोई भी मेजरमेंट है वो एररलेस हो, ये बिल्कुल जरूरी नहीं। अब मैं इस बात को फिर से समझाने की कोशिश करूंगा अपने तौर पे, आप इस बात को समझें सर, जो मैं आपको बताना चाहूंगा। देखो, एक्चुअली मैं आपसे कहूं कि इफ आई एम मेजरिंग समथिंग, ऋषिक, इफ आई एम मेजरिंग समथिंग विद मीटर स्केल, विद द हेल्प ऑफ द मीटर स्केल, मुझे एक बात बताओ, क्या आपको ये सर्टेन है कि अ मीटर स्केल विल मेजर द एग्जैक्ट लेंथ ऑफ अ गिवन बॉडी? मतलब अगर एक मीटर स्केल से अपन मेजर कर रहे हैं एंड समथिंग हैज अ लेंथ ऑफ 1.12 मिलीमीटर, ठीक है, 1.12 मिलीमीटर या 1.12 सेंटीमीटर, तो क्या आप मीटर स्केल से मिलीमीटर से छोटी लेंथ को आप मेजर कर सकते हो? नहीं सर, उसके लिए नहीं सर सर, वर्नियर कैलिपर या वो चाहिए होगा। वेरी गुड। Either you have to use vernier caliper or you will have to use a screw gauge. But आप इस बात को सोचो कि even if you are measuring something with the length with the help of vernier caliper, तो वर्नियर कैलिपर में जो मिनिमम लेंथ हम मेजर कर सकते हैं, जिसको हम लीस्ट काउंट कहते हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे ये सब वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज में, कि जिसको हम लीस्ट काउंट कहते हैं, अगर उसमें भी हम मेजर करें, इवन इन द केस ऑफ लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर, तो वर्नियर कैलिपर का जो लीस्ट काउंट है दैट इज 0.1 mm। इसका मतलब है द मिनिमम लेंथ व्हिच आई कैन मेजर विद द हेल्प ऑफ द वर्नियर कैलिपर वो 0.1 mm है। अगर किसी ऑब्जेक्ट का इवन स्मॉलर वैल्यू भी है उसमें, तो उसको तो हम मेजर नहीं कर सकते इसके साथ। नहीं आ रही बात समझ? ठीक है, इसको मैं और एग्जांपल दूंगा। इसी तरह से स्क्रू गॉज की अगर मैं बात करूं, तो स्क्रू गॉज में ये सब जिसको नहीं पल्ले पड़े कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हम लोग आगे समझेंगे लीस्ट काउंट क्या होता है, वो हम पढ़ेंगे पूरा का पूरा टॉपिक। अभी तो फिलहाल मैं आपको ये कह रहा हूँ, कि भाई जैसे मीटर स्केल से मिनिमम लेंथ हम 1 मिलीमीटर मेजर कर सकते हैं, अगर किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ में 1 मिलीमीटर से छोटी वैल्यू भी है अगर, तो दैट कैन नॉट बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ मीटर स्केल। उसी तरह से वर्नियर कैलिपर से हम मिनिमम लेंथ 0.1 मिलीमीटर मेजर कर सकते हैं, बट अगर मान लो कि किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ में 0.1 के नीचे भी कुछ वैल्यू है, तो दैट कैन नॉट बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ दिस वर्नियर कैलिपर। इसी तरह से स्क्रू गॉज का होता है 0.01 मिलीमीटर इज द लीस्ट काउंट फॉर द स्क्रू गेज। अगर मान लीजिए कि अगर हमारा कोई क्वांटिटी जिसको अपन मेजर कर रहे हैं एंड उसकी लेंथ 0.01 मिलीमीटर के भी और नीचे जा रही है, उसकी लिमिट और भी जा रही है, और भी रिजॉल्व हो सकता है अगर, तो दैट कैन अगेन नॉट बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ दिस स्क्रू गेज। मतलब जो छोटा लेंथ मेजर करता है उसमें और भी तो छोटी चीजें हो सकती है। ये बात ऐसे समझो, मान लीजिए समीक्षा, अगर मान लीजिए कि कोई किसी बच्चे से पूछे कि भाई एज बताओ, तो उस बच्चे ने बोला कि साहब मेरी जो एज है वो 18 ईयर्स है, तो क्या जो ये 18 ईयर्स उसने एज बताई है, क्या वो 18 ईयर्स ही है? उसकी एज 18 ईयर्स ही होगी? सोच के देखो। No, so it can be 1 day or 1 month or वेरी गुड, any. वेरी गुड, बहुत प्यारा बच्चा भाई। अब जैसे ऋषिक कहेगा नहीं मास्टर, हमारा जिस दिन बर्थडे होता है, जिस दिन हमारा हैप्पी बर्थडे सेलिब्रेट होता है, उस दिन तो 18 ही होगा ना। फिर अगर उस दिन कोई पूछ रहा है तो नहीं, उस दिन भी अगर मैं आपसे एज पूछ रहा हूँ तो वो सेकेंड्स और आवर्स का डिफरेंस आ जाएगा, मिनट या आवर्स या सेकंड का डिफरेंस आ जाएगा। कोई बच्चा कहे नहीं, मान लो कि मैं सुबह के 7 बजे पैदा हुआ था और मेरी ये सुबह के 7 बजे आप मास्टर पूछ रहे हो, अगर मैं सुबह के 7 बजे भी पूछूं तब भी वो बच्चा 100% अपनी एज नहीं बता सकता। क्यों? क्योंकि जैसे ही वो 18 बोलेगा उतनी देर में सेकंड का कांटा कुछ घूम जाएगा या नहीं घूमेगा। सोच के देखो, ये मेरा एग्जांपल समझने की कोशिश करो। नहीं समझ रहे मेरी बात?
यस सर समझ गया। और सर Yes, सेकंड even- में भी अगर होगा तो नैनो सेकंड, Even मिली fraction of a नैनो second का भी सेकंड हो जाएगा, है ना, बहुत छोटी छोटी। इसका fraction of a मतलब हम, second. वेरी गुड, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स विल बी देयर। समझ रहे हो ध्यान? इसका मतलब हम कितनी भी कोशिश कर लें, हाउ हार्ड वी ट्राई, we cannot measure a quantity with all certainty, है ना, मतलब there will always be some uncertainty in the measurement of quantity। हाँ, ये हो सकता है कि हम उसको ज्यादा से ज्यादा एक्यूरेसी तक मेजर कर पाए, ये बात अलग हो सकती है, बट ये नहीं हो सकती कि वो 100% एक्यूरेट मेजर हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई एक चीज, कोई एक मॉडल बना दिया जाए तो उसको बिल्कुल ट्रू कॉपी उसको किया जाए, दैट इज नॉट पॉसिबल, कुछ ना कुछ अलग हो ही जाएगा उसमें, ठीक है। अब कोई बच्चा ये कह सकता है कि सर तो ऐसे फिर तो हम स्केल यूज कर, बच्चे के मन में बहुत डिफरेंट डिफरेंट के क्वेश्चन आ सकते हैं, अलग अलग भाव उत्पन्न हो सकते हैं। तो कोई बच्चा ऐसे भी कह सकता है सर अगर ऐसी बात है तो फिर तो हम जो मीट स्केल रख के अपना लाइन मेजर ड्रॉ करते हैं वो तो एकदम एग्जैक्ट ड्रॉ कर लेते हैं। भाई मैंने कहा कि ड्रॉ नहीं करना है, मैंने कहा कि मेजर करना है, मतलब कोई चीज ऑलरेडी है और उसको आप मेजर कर रहे हो, ठीक है। मेजरमेंट की बात मैं कर रहा हूं कि अगर आप किसी भी चीज का मेजरमेंट कर रहे हो, इफ यू आर मेजरिंग अ क्वांटिटी, तो आपके उस क्वांटिटी में अनसर्टेनिटी रही जाएगी। इसका मतलब है कि आप चाहे कितनी बार भी उस वैल्यू को मेजर कर लो, कोई भी जो मेजर्ड वैल्यू आएगी दैट विल नॉट बी द एग्जैक्ट ट्रू वैल्यू ऑफ दैट क्वांटिटी। तब जैसे ही मैंने ऐसा बोला कि सर कोई भी वैल्यू ट्रू वैल्यू नहीं होती है, तो वैसे ही क्वेश्चन ये दिमाग में आ जाएगा, तो सर फिर ट्रू वैल्यू होती क्या है? फिर ट्रू वैल्यू जब कोई वैल्यू होती ही नहीं है तो हम कहेंगे क्या? फिर हम क्या कहेंगे कि भाई अगर 1 मीटर की बॉडी है तो हम क्या कहेंगे 1 मीटर, फिर कैसे उसको हम 1 मीटर मान लें? तो फिर हम ये क्यों नहीं कहते कि 1 मीटर प्लस समथिंग, है ना, ऐसी कुछ चीजें आ सकती हैं। तब देखिए पहले तो मैंने आपसे बोला कि दुनिया की कोई भी मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू उस क्वांटिटी की नहीं होती है, तो फिर हम किस चीज को ट्रू वैल्यू मानेंगे और फिर हम एरर कैसे समझेंगे? तो अभी उस बातों पे आते हैं। तो पहली बात आप ये समझिए कि एरर का क्या मतलब है अध्यान साहब। एरर का मतलब है ट्रू वैल्यू, किसी भी क्वांटिटी की ट्रू वैल्यू, किसी भी क्वांटिटी की ट्रू वैल्यू माइनस ऑफ उस क्वांटिटी की मेजर्ड वैल्यू, किसी भी क्वांटिटी की ट्रू वैल्यू माइनस ऑफ उस क्वांटिटी की मेजर्ड वैल्यू का जो डिफरेंस है, यही आपका क्या कहलाता है? एरर। एरर इज बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू ऑफ दैट क्वांटिटी, ठीक है। इस केस में आप एक बात ये भी याद रख सकते हैं कि इफ ट्रू वैल्यू इज ग्रेटर देन दैट ऑफ मेजर्ड वैल्यू, मतलब अगर आपने किसी क्वांटिटी को मेजर किया और उसका जो ट्रू वैल्यू है वो मेजर्ड वैल्यू से ज्यादा है, तो उस केस में आप ये कह सकते हो अभी भी एरर, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि ट्रू वैल्यू मेजर्ड वैल्यू के इक्वल तो नहीं आ रहा, तो देयर इज एरर। तो इस केस में जो एरर माना जाएगा दैट वुड बी पॉजिटिव, एंड ऑन द अदर हैंड इफ ट्रू वैल्यू इज लेस देन दैट ऑफ मेजर्ड वैल्यू, तो उस केस में जो आपका एरर आएगा दैट वुड बी नेगेटिव। तो एरर या तो पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है, मतलब देयर विल ऑलवेज बी अनसर्टेनिटी बिटवीन नेगेटिव एंड पॉजिटिव कि whether you have measured quantity with up to how much of certainty or precision, मतलब ज्यादा ले लिया है आपने प्रिसीशन या कम ले लिया है प्रिसीशन, तो अकॉर्डिंग टू विच एरर आपका या तो पॉजिटिव हो सकता है या एरर नेगेटिव हो सकता है। तो आप किसी भी ऑब्जेक्ट की जब लेंथ को, अब जैसे फॉर एग्जांपल इस बात को समझने के लिए ऐसे समझो कि जैसे मान लो कि आपने कोई स्केल लिया और उस स्केल पे ये ऐसा कोई पेंसिल रख दिया, ये मैंने पहले भी एग्जांपल दिया था शायद, जैसे कोई पेंसिल है उसकी लेंथ हम मेजर कर रहे हैं, मान लीजिए किसी बच्चे ने इस पेंसिल की लेंथ मेजर की कि ये 20 सेंटीमीटर है और उसका जो टिप आ रहा है वो 20, ये 21 सेंटीमीटर, 21 पे उसका टिप नहीं है, यहां तक उसको 20 सेंटीमीटर का मार्क दिखाई दे रहा है, बट उसका जो टिप है दैट इज नॉट कोइंसाइडिंग विद एग्जैक्टली 21, ठीक है, या 20.5, वो कहीं और है। तो इसमें कोई बच्चा ऐसे भी इस पे गेस कर सकता है कि मान लीजिए कि उसने कह दिया कि सर ये 20.4 सेंटीमीटर है, किसी ने ऐसा बोल दिया, किसी बच्चे ने ऐसा बोल दिया 20.6 सेंटीमीटर है, तो यही पॉसिबिलिटी होगी ना कि इस बच्चे की अगर उसने 20.4 सेंटीमीटर कहा है तो इसकी एक मीनिंग ये हो सकती है कि जो एक्चुअल वैल्यू है, या मान लो इसकी एक्चुअल वैल्यू है कुछ लेट अस से कि 20.5 सेंटीमीटर इज इट्स एक्चुअल वैल्यू, मान लो फिलहाल के लिए, अभी समझो कि ये मान लो इसकी ट्रू वैल्यू, वन ऑफ द स्टूडेंट गेस्ड इट 20.4, अनदर गेस्ड इट 20.6, क्लियर है। तो इसने क्या किया, इसने ट्रू से थोड़ा सा कम गेस कर लिया,
इसने क्या किया, उसने ट्रू से थोड़ा ज्यादा गेस कर लिया। तो इसका मतलब है कि किसी भी गिवन मेजरमेंट में देयर कैन बी अनसर्टेनिटी, एंड दैट अनसर्टेनिटी विल बी बोथ पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। हमें नहीं पता कि आपने जो गेस किया है वो आपके मेजर्ड ट्रू वैल्यू से ज्यादा गेस कर लिया है आपने, या कम गेस कर लिया है। तो अगर मान लीजिए कि कहीं पर भी आप किसी क्वांटिटी को मेजर करेंगे तो उसमें ऑलवेज देयर विल बी एरर, देयर विल बी अनसर्टेनिटी। तो वो अनसर्टेनिटी पॉजिटिव हो सकती है या नेगेटिव हो सकती है, हमें नहीं पता। तो इसीलिए जब भी हम किसी क्वांटिटी को उसके एरर के साथ लिखते हैं, मान लीजिए एक क्वांटिटी है ए और उसको हम एरर के साथ लिखेंगे, तो हम दो लिखते हैं प्लस ऑफ डेल्टा है। एम आई राइट ऋषिक भाई? यस सर। ठीक है, मतलब प्लस और माइनस दोनों क्यों लिखा सर? हम इससे इसका मतलब ये होता है कि सर हमें ये नहीं पता कि वेदर माय मेजर्ड क्वांटिटी इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द ट्रू वैल्यू, जो मैं लिख रहा हूं वेदर इट दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन दैट ऑफ ट्रू वैल्यू, या जो मैं लिख रहा हूं वो वैल्यू लेस देन दैट ऑफ ट्रू वैल्यू, आई डोंट नो दैट। तो इसीलिए मैं दोनों कंसीडर कर रहा हूं कि हो सकता है कि मेरी वैल्यू जो मैंने मेजर करी है, हो सकता है कि इट इज ग्रेटर देन दैट ऑफ ट्रू वैल्यू, या जो मैंने मेजर करा है हो सकता है कि इट इज लेस देन दैट ऑफ ट्रू वैल्यू। तो दैट इज व्हाई आई एम पुटिंग बोथ, आई एम नॉट श्योर, दैट इज व्हाई आई एम पुटिंग बोथ प्लस एज वेल एज माइनस। क्लियर हो गई बात? कोई कष्ट? सर हाँ जी। सर जो हम कर रहे थे कल 20 प्लस माइनस 1 वाला एग्जांपल, सर उसमें अगर हम देखें तो अगर हम +1 कर दे तो 21 हो जाए, -1 कर दे तो फिर वो 19 हो जाता, तो दो नहीं होने चाहिए सिग्निफिकेंट फिगर। दो क्यों? सर अगर हम 20 + 1 करें तो 21 हो जाता है, -1 करें तो 19, तो सर दो नहीं होने चाहिए सिग्निफिकेंट फिगर्स 20 + -1। देखो सिग्निफिकेंट फिगर ना, सिग्निफिकेंट फिगर जो हम किसी का भी बताते हैं ना, उसको हम इस पूछते हैं, इस पे बताते हैं बेटा कि कोई भी मेजर्ड वैल्यू कितनी हमें गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम बताते हैं। उसके साथ अगर प्लस माइनस है तो ये अनसर्टेनिटी है जिसको हम उसके साथ कंसीडर नहीं करेंगे। हमें नहीं पता कि इतना ज्यादा हो रहा है या इतना कम हो रहा है, या तो आप मुझे प्लस दीजिए या माइनस दीजिए, या तो मुझे आप लिख दीजिए कि वो 21 है तो हम सिग्निफिकेंट फिगर काउंट कर लें, और या तो आप मुझे लिख दीजिए वो 19 है तब हम सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करेंगे। व्हेन इट इज नॉट क्लियर तो हम उसमें सिग्निफिकेंट फिगर नहीं बता सकते। सर ये a प्लस माइनस क्या है सर? ए प्लस माइनस में जो ये प्लस माइनस वाला पोर्शन है इट रिप्रेजेंट एरर। प्लस माइनस वाला जो पोर्शन है ये एरर है। जैसे अगर मान लीजिए कि मैं लिख दूं 20 प्लस माइनस ऑफ 0.01 सेंटीमीटर, इसका मतलब है मैंने कोई लेंथ मेजर किया है 20, जिस मेजरमेंट में मेरा एरर वाला पोर्शन कितना है, या तो 0.01 प्लस है या 0.0 माइनस है। मतलब यह है कि जो मैंने लेंथ मेजर किया है, ये मेजर्ड मैंने जो मेजर किया है उसमें 20 है वो तो मुझे पता है, बट उसके साथ साथ उस मेजरमेंट में मेरे साथ कुछ एरर आया है, वो एरर प्लस 0.01 हो सकता है या वो एरर प्लस माइनस 0.01 हो सकता है। ठीक है, या तो मतलब इसका मतलब है कि मैंने ट्रू वैल्यू से 0.01 ज्यादा मेजर कर लिया है, या शायद मैंने ट्रू वैल्यू से 0.01 कम मेजर किया है। सर ये ट्राइंगल ए क्या है? ट्राइंगल ए पे आते हैं, इसको डेल्टा पढ़ते हैं, ये डेल्टा कहलाता है। ये ट्राइंगल जैसा जो शेप है उसको हम डेल्टा कहते हैं। इसको एरर के पोर्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब एक्चुअली में अभी इसके अलग अलग यूज है। यहाँ पर ये पूरा डेल्टा ए इज रिप्रेजेंटिंग एरर, सिर्फ ए नहीं, ये डेल्टा ए। ओके सर। सर ये एरर का फॉर्मूला है? ये एरर का फॉर्मूला है। ओके सर। ठीक है, ट्रू वैल्यू माइनस और मेजर्ड वैल्यू, ये आपका एरर है। अब देखिए मेरी बात समझिए कि सर आपसे ये बोला कि सर किसी भी क्वांटिटी की जो वैल्यू है वो ट्रू वैल्यू, तो किसी भी क्वांटिटी की वैल्यू अगर हम देखें तो वो किसी भी क्वांटिटी की वैल्यू, मैंने आपसे कहा कि ट्रू वैल्यू होती ही नहीं है। तो फिर हम एरर कैसे उस पर देखेंगे, कैसे हम ट्रू वैल्यू किसको मानेंगे? ठीक है, एरर को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसमें हम कैसे समझेंगे कि किसका एरर ज्यादा है किसका एरर कम है? तो इसके लिए आप कुछ चीजें हैं उस बात को समझिए। ठीक है, इसको लिख लीजिए। सर इससे पहले आपने ट्रू वैल्यू लिखवाया था ना, वो a + - डेल्टा है। वो मेजर्ड वैल्यू पूरा का पूरा मिला के वो मेजर्ड वैल्यू कहलाता है। ये एक्चुअली में अगर मैं कहूँ 20 प्लस माइनस ऑफ 0.02,
इसका मतलब है कि दिस इज द लेंथ दैट आई हैव मेजर्ड। ठीक है, 20 प्लस माइनस 0.02 इज द लेंथ दैट आई हैव मेजर्ड। ये मेरा मेजर्ड मेजरमेंट हुआ है इतना। ओके। अब देखिए, रूल्स फॉर मिनिमाइजिंग एरर। ये एरर हम कैसे, एरर के बारे में हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, हाउ टू कैलकुलेट एरर। ठीक है, कैलकुलेट कैसे करेंगे एरर। तो इसके लिए सबसे पहली बात समझिए, हमें क्या निकालना पड़ेगा, ट्रू वैल्यू। अब हम ट्रू वैल्यू कैसे निकालें, हमें किसी भी क्वांटिटी की ट्रू वैल्यू नहीं पता होती, तो हम किसी भी क्वांटिटी की ट्रू वैल्यू कैसे निकालेंगे। बात समझिएगा, किसी भी क्वांटिटी द ट्रू ऑफ अ क्वांटिटी, समझना मेरी बात। तो किसी भी क्वांटिटी की ट्रू वैल्यू को मेजर करने का तरीका, तो सर आपसे ये बोला जाएगा कि किसी भी क्वांटिटी को आप बहुत बार मेजर करो, कई रीडिंग लो। ठीक है, क्या मतलब सर, लेट A1 A2 A3 अप टू AN आर द रीडिंग्स ऑफ अ क्वांटिटी। A1 A2 A3 अप टू AN क्या है, किसी भी क्वांटिटी की रीडिंग्स है। क्लियर है, क्या किया हमने, एक क्वांटिटी को हमने कई बार मेजर किया, उसकी कई सारी रीडिंग ली। हो सकता है 2 बार सेम रीडिंग आ जाए, हो सकता है कि 2 बार अलग अलग रीडिंग है, हमें नहीं पता। ठीक है, हमने एक से ज्यादा बार उसकी रीडिंग ले ली। क्या कर लिया हमने, एक से ज्यादा बार उसकी रीडिंग ले ली। क्लियर है। अब ये जो आपने रीडिंग लिया है ना, इन सारी रीडिंग का आप मीन ले लीजिए, A1 प्लस A2 प्लस A3 अप टू कहां तक, प्लस AN तक। डिवाइड कर दीजिए, किसके साथ डिवाइड कर दीजिए, N के साथ। ठीक है, तो ये क्या निकल के आ जाएगा सर, यहां से ये निकल के आ जाएगा A मीन। क्या निकल के आएगा बोलो, A मीन। ध्यान रहमान, किसी भी क्वांटिटी को, इसीलिए जब अगर आप लोग लैब में गए हो कभी, हैव यू डन एनी Yes, sir. एक्सपेरिमेंट इन योर स्कूल लैबोरेटरी। अगर आप लैब Yes, में sir. कोई भी एक्सपेरिमेंट करेंगे ना, तो आपके टीचर आपको कहता है कि आप एक ही चीज को बार बार रिपीट करें, कम से कम 4-5 रीडिंग लेके आए। आप एक बार मेजरमेंट करके जाएंगे तो वो आपको कहेगा नहीं, 4-5 बार उसको मेजर करके लाओ। ठीक है, तो आप 4-5 बार मेजर करेंगे, और आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि जब आप 4-5 बार मेजर करते हो तो हर बार आपकी रीडिंग कुछ ना कुछ एक दूसरे से डिफरेंट आ जाती है। अब करके देखना, आपको ये ऑब्जर्व होगा। तो आपने Yes, जितनी sir. बार मेजरमेंट किया, अगर वो सारी रीडिंग्स एक दूसरे से अलग हैं, हो सकता है कोई दो सेम भी हो जाए, तो जो भी डिफरेंट रीडिंग्स आ रही हैं, उन सब का आप क्या कर लीजिए, मीन ले लीजिए। है ना, मान लो 5 बार हमने मेजर किया एक ही क्वांटिटी को, तो 5 बार वैल्यू ऐड करके डिवाइड कर दो 5 से, तो मीन निकल आएगा। ये जो मीन निकला है, इसी को वी ट्रीट इट एज ट्रू वैल्यू। इसी को हम क्या मान लेते हैं, ट्रू वैल्यू मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, ट्रू वैल्यू। क्या मेरी बात समझ में आई। सबसे पहली बात कि ट्रू वैल्यू निकालने का क्या तरीका है, या ट्रू वैल्यू मानने का क्या तरीका है। तो ट्रू वैल्यू मानने का तरीका यह है कि आप किसी भी क्वांटिटी को एक से ज्यादा बार मेजर कीजिए, और उन सारे क्वांटिटी को आप जब एक से ज्यादा बार मेजर करेंगे तो उनका मीन ले लीजिए, दैट विल गिव यू द ट्रू वैल्यू। अब जब आपको ट्रू वैल्यू निकल आया, तो अब इसके रेस्पेक्ट में आप अपने इंडिविजुअल रीडिंग का एरर कैलकुलेट करें। समझ रहे हो ऋषिक, कि फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए कि मेरी पहली बार रीडिंग आई थी A1, तो ये जो A1 ऋषिक, मेरी जो रीडिंग A1 आई होगी पहली बार, क्या वो ट्रू वैल्यू के बराबर आई होगी, जरूरी है क्या। नहीं सर। जरूरी, तो उसमें भी कुछ एरर आया होगा। तो उसके में इंडिविजुअल जो रीडिंग्स मैंने निकाला है, उसमें एरर कैसे निकालूंगा। तो पहले फिर से मेरी बात समझो, जैसे मैंने बोला भाई इसकी लेंथ मेजर करो, तो इसकी लेंथ मेजर करने के लिए आपने क्या किया कि 5-6 बार कम से कम आपने इसकी लेंथ को मेजर किया, और अलग अलग आपने रीडिंग लिखा। आपको इसका ट्रू वैल्यू नहीं पता, तो आप क्या करेंगे कि वो जो आपने रीडिंग्स लिखी है 5-6 बार, उन सब का मीन निकाल लेंगे, और वो जो आपका मीन निकल के आया, अब उस मीन को आप क्या नाम दे देंगे, उसी मीन को आप कह देंगे ट्रू वैल्यू। इज इट क्लियर। उसी मीन को आप क्या कह लेंगे, उसी मीन को आप कह लेंगे ट्रू वैल्यू। आई होप मेरी बात समझ में आ रही है। अब वो जो ट्रू वैल्यू निकल के आया, उस पर आप फिर आप इंडिविजुअल रीडिंग्स के एरर बताएंगे, जिसमें से सबसे पहला एरर होता है एब्सोल्यूट एरर। अब एब्सोल्यूट एरर का क्या मतलब है, तो एब्सोल्यूट एरर का मतलब होता है द डिफरेंस बिटवीन द मीन वैल्यू एंड द इंडिविजुअल रीडिंग।
क्या मतलब सर? अब मीन वैल्यू को ही हम कैसे ट्रीट कर रहे हैं? ट्रू वैल्यू के तौर पे, और ट्रू वैल्यू को ही हमने क्या बोला था? तो ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू को हमने एरर बोला था। तो हम क्या लिखेंगे? ए मीन माइनस ऑफ A1, तो इसको हम लिख देंगे डेल्टा A1। इसी तरह से हम लिखेंगे डेल्टा A2 इज इक्वल टू ए मीन माइनस ऑफ A2। ये डेल्टा से कंफ्यूज मत होना, इसको पढ़ते हैं डेल्टा, छोटा ट्रायंगल जो बना हुआ है इसको पढ़ते हैं डेल्टा। डेल्टा के साथ मैंने यहाँ पर लिखा है, इसका मतलब है कि आई एम टॉकिंग अबाउट द एब्सोल्यूट एरर। इसी तरह से मान लीजिए कि आपने लिखा डेल्टा A3, तो ये हो जाएगा ए मीन माइनस ऑफ A3, ठीक है, एंड सो ऑन। अगर डेल्टा AN लिखा जाए तो इसको हम लिख सकते हैं ए मीन माइनस ऑफ AN। पहली बात, अब एब्सोल्यूट एरर का मतलब समझ में आ गया आप लोगों को? एब्सोल्यूट एरर इज एरर जी सर, हर एक ऑब्जर्वेशन का इंडिविजुअल एरर जो है जी, हर एक ऑब्जर्वेशन का जो इंडिविजुअल एरर आएगा विथ रिस्पेक्ट टू द ट्रू वैल्यू, और वो ट्रू वैल्यू आपने कहां से निकाला है? तो आपने जो इंडिविजुअल रीडिंग्स का मीन लिया है वो है ना, वही आपको क्या दे देगा? दैट विल प्रोवाइड यू द ट्रू वैल्यू। ये एब्सोल्यूट एरर हो गया सर। जी सर अध्ययन, n क्या होता है सर? n क्या है सर? n एन मतलब नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं बेसिकली। जैसे एन कुछ भी हो सकता है ना, जैसे आप कहें कि हमने 5 बार रीडिंग ली या 10 बार रीडिंग ली, तो एन कैन तो बी सर वो आइदर नंबर ऑफ 5 और 10। टर्म्स हो गए। नंबर ऑफ टर्म्स है बेसिकली, ओके सर। मतलब nth टर्म्स तक हम गए हैं, एंड दैट n कैन बी 10, 20 or whatever. Sir, so this value can be positive or negative both. Yes, of course, this can be either positive or negative depending on कि आपकी individual reading is greater than that of the mean value or less than mean. Obviously it can be positive or negative. लिख लिया? ये लिख लिया आप लोगों ने एब्सोल्यूट एरर? Yes, sir. अब इसके बाद हम क्या निकालते हैं? अब हम निकालते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर। अब आपको टर्म से ही समझ में आ रहा होगा, मीन एब्सोल्यूट एरर। तो मीन एब्सोल्यूट एरर का क्या मतलब है? जितने आपने एब्सोल्यूट एरर निकालने हैं उसका मीन निकाल लीजिए। तो आप लिखेंगे डेल्टा ए मीन, ठीक है। मीन के लिए ना हम ऐसा ऊपर ऐसे डैश भी लगाते हैं, इसको बार भी पढ़ते हैं, या तो आप नीचे ए मीन लिख दीजिए या ऊपर आप ऐसे बार लगा दीजिए, कंफ्यूज मत होइएगा, ऐसे भी लगा दीजिए, इसका मतलब है मीन, जैसा मैंने पीछे लगाया था। तो आप इसका क्या करेंगे? जितने भी आपके एब्सोल्यूट एरर्स आए, जितने भी जो भी आपके एब्सोल्यूट एरर आए इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन पे, उन सबको ऐड करके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर दीजिए। दैट विल गिव यू द मीन वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट एरर, या आपको मीन एब्सोल्यूट एरर दे देगा। अच्छा, अब आपका जो एब्सोल्यूट एरर है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, बट जब आप उसका मीन एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे तो आपको सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड लेना है, ठीक है। यू जस्ट हैव टू कंसीडर इट्स मैग्नीट्यूड। वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है, बट जब आप उसका मीन एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे तो आप सिर्फ और सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड कंसीडर करेंगे, मतलब यू डोंट नीड टू टेक द नेगेटिव साइन। ये हो गया मीन एब्सोल्यूट एरर। इसके बाद आता है रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर, हाँ सर, हम साइन क्यों नहीं लेंगे? मतलब सर जैसे अगर बिकॉज वी आर कैलकुलेटिंग मीन, अगर हम मीन कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम साइन इसलिए यहाँ पर मॉड ले रहे हैं बिकॉज मीन निकालते समय हमें सबका सम चाहिए, हमें डिफरेंस नहीं चाहिए। मतलब हर इंडिविजुअल में आपका क्या क्या एरर आया वो मुझे चाहिए ना। अगर हम इंडिविजुअल एरर को आपस में सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो नेट एरर तो डिक्रीज हो गया, फिर इंडिविजुअल रीडिंग का एरर हमें पता कैसे चलेगा? देखो, जैसे हमने पहले में मान लो कि हमारा एक का एरर पॉजिटिव आ रहा है, एक का एरर नेगेटिव आ रहा है, बट एरर आ तो रहा है ना पॉजिटिव नेगेटिव का, तो ये मतलब है कि आइदर योर मेजर्ड वैल्यू इज ग्रेटर देन दैट ऑफ ट्रू वैल्यू और लेस देन ट्रू वैल्यू। नहीं आ रही बात समझिए? इसका मतलब तो ये बात हो गई कि सर अगर सोचिए आप कि अगर आपका एक का जो एरर आया वो 2 आया और दूसरे में एरर आया -2 आया, ठीक है ऋषिक? ऋषिक, हाँ सर, इसका मतलब अगर मैं 2 - 2 डिवाइडेड बाय n नंबर ऑफ टर्म्स मतलब 2, ये तो रिजल्ट 0 हो गया। इसका मतलब मेरा मीन एब्सोल्यूट एरर है ही नहीं। नहीं समझ लो। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि मीन एब्सोल्यूट एरर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? अगला वाला टर्म समझो और आपको क्लैरिटी आएगी। इसके बाद हम निकालते हैं रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर का क्या मतलब होता है? रिलेटिव एरर का मतलब होता है मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय मीन वैल्यू और द ट्रू वैल्यू, इट इज कॉल्ड एज रिलेटिव एरर। इसी को हम रिलेटिव एरर कहते हैं। इससे हम निकालते हैं परसेंटेज एरर। अब यहां से हम क्या निकालते हैं? परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर का क्या मतलब होता है
mean absolute error divided by mean value या true value into 100. This gives us the percentage error. कि मतलब आपने जितनी रीडिंग्स निकाली उसमें आपका ऑन परसेंट अगर देखा जाए तो आपका परसेंटेज एरर कितना आया वो आपको यहाँ से पता चलेगा। अब ऋषिक मैं फिर से इस बात पे वापस आ रहा हूँ कि अगर किसी चीज का एब्सोल्यूट एरर नेगेटिव आया और किसी का पॉजिटिव आया तो ये आप कीजिए, ये आप करेंगे तो ये तो जीरो हो गया ना। अब जीरो हो गया तो इसका परसेंटेज एरर कितना आया, तो आप कहेंगे भाई इस बंदे का तो परसेंटेज एरर जीरो आ रहा है, इसका मतलब उसके मेजरमेंट में कोई एरर ही नहीं है। नहीं समझ लो? यस सर समझ गया। है ना? तो ये अगर माइनस अगर हम कंसीडर कर लें तो रिजल्ट कैन इवन बिकम जीरो। तो इसका मतलब है एरर होते हुए भी आपके मेजरमेंट में ऐसा लगेगा कि उसके मेजरमेंट में कोई एरर नहीं है, तो ये गलत हो गया ना फिर से। तो इसीलिए हम क्या लेंगे, हम सिर्फ मॉड लेंगे। अगर हमने मॉड ले लिया तो ये क्वांटिटीज ऐड होंगी, तो इसका मतलब है रिलेटिव या परसेंटेज एरर कभी भी जीरो नहीं होगा। और सर जैसे एरर हमें पता कैसे लगेगा कि वो एक्चुअल में नेगेटिव है या पॉजिटिव है? वो तो आप सब्ट्रैक्ट करेंगे ना बेटा। आप जब डेल्टा A1 निकालेंगे तो आप क्या लिखेंगे उसको, A माइनस ऑफ A1, मतलब ये जो मीन वैल्यू है माइनस ऑफ A1। तो अब अगर आपका A1 जो इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन आपने किया अगर इस मीन से ज्यादा आ रहा है तो इसका मतलब है कि ये नेगेटिव आएगा, और इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन जो आपने किया अगर वो मीन से कम आ रहा है तो ये पॉजिटिव आएगा। नहीं सर मैं कह रहा हूँ सर जैसे हम ऐसे नहीं निकाल सकते ट्रू वैल्यू की ये एरर प्लस माइनस, सर हमने वो किया था ना मेजर्ड वैल्यू प्लस माइनस एरर ट्रू वैल्यू। किया था जी, बताइए। यस सर, तो सर हमने जैसे अभी पढ़ा कि मेजर्ड वैल्यू सर हमने 20 प्लस माइनस वो ले ली ट्रू वैल्यूज। ठीक ठीक। तो सर इसमें हम एब्सोल्यूट एरर में तो ये प्लस में ही आ रहा है, तो सर हम प्लस ही करेंगे हर बार वो। देखो सबके अपने अपने रूल है। जब वर्ड एब्सोल्यूट एरर की बात होगी, है ना, जब वर्ड में एब्सोल्यूट या मीन एब्सोल्यूट एरर जब आपको स्पेशली कैलकुलेट करने को कहा जाएगा तब आप ये करेंगे। ठीक है, अगर आपको किसी मैथमेटिकल एडिशन सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन में एरर निकालने को कहा जाएगा तो उसमें एरर निकालने का तरीका अलग है। ये सिर्फ जब आपको एब्सोल्यूट एरर वर्ड या मीन एब्सोल्यूट एरर टर्म कहा जाए तब आप ऐसे एरर निकालते हैं। ठीक है, अब आपका दूसरा क्वेश्चन ये, हाँ बोलो सर। ये सर हम ऐसे ही करेंगे ना सर, मतलब सर पहले सब मीन निकालेंगे सबका, फिर उससे सर जी ट्रू वैल्यू आएगी, फिर सर हम जी एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे जिससे सर जी मतलब इंडिविजुअल लेके, फिर उसके बाद उसका जी भी मीन निकालेंगे, फिर उसका रिलेटिव एरर, फिर परसेंटेज एरर। हाँ। अब ये जो हमने निकाला इससे हमें क्या पता चला, देखो थोड़ा सा और समझते हैं कि जैसे मान लो कि दो बच्चों ने मेजरमेंट किया। मान लो अब ऐसा एक क्वेश्चन हम करेंगे, बस एक ही करेंगे, बट एक से ज्यादा नहीं करेंगे, बट पहले आप लॉजिक समझो। दो बच्चों ने एक्सपेरिमेंट किया, सेम एक्सपेरिमेंट किया दो बच्चों ने, एक का नाम है ए दूसरे का नाम है बी। ठीक है, इस बच्चे की कुछ रीडिंग्स इसने फाइंड करी, x1 x2 x3 तीनों, ये ऐसे रीडिंग फाइंड। अब मुझे बताओ ऋषिक, इन दोनों स्टूडेंट्स के जो मेजरमेंट है या जो मेजर उसने किया है उसमें एरर है या नहीं? सर होगा। होगा। अब मैं आपसे ये पूछ या किसी ने आपसे ये पूछ लिया कि बताओ कि दोनों में से किस बच्चे के मेजरमेंट का परसेंटेज एरर ज्यादा है, विच ऑफ द टू हैज हाईएस्ट वैल्यू ऑफ द परसेंटेज एरर। तो अब आप क्या करेंगे, हाउ विल यू फाइंड द परसेंटेज एरर? एरर कैसे फाइंड करेंगे आप? तो इसके एरर परसेंटेज एरर को निकालने के लिए आप क्या करेंगे, आप पहले तो ये मान लेंगे कि भाई ये इंडिविजुअल रीडिंग्स आप मीन वैल्यू निकालेंगे, एब्सोल्यूट मीन एब्सोल्यूट फिर रिलेटिव, तब ये परसेंटेज निकालेंगे। एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट आप ये कह सकते हैं कि इसमें परसेंटेज एरर ज्यादा है या इसमें परसेंटेज एरर ज्यादा है। वो परसेंटेज एरर प्लस का है या माइनस का है उससे हमें फर्क नहीं पड़ता, एरर तो एरर है ना, वेदर इट बी प्लस और माइनस। प्लस या माइनस तो बस मुझे ये बता देता है कि वेदर योर ट्रू वैल्यू इज मोर और मेजर्ड वैल्यू इज मोर। ठीक है, यही डिफरेंशिएट करता है। बट अगर हम परसेंटेज की बात करें तो परसेंटेज का कोई मतलब तो नहीं बनता। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? मैं आपसे कहूँ -20%, इसका कोई मतलब बनेगा? नहीं सर।
ठीक है, तो इसका मतलब है कि परसेंटेज तो शुड बी पॉजिटिव ऑलवेज, राइट। तो इसीलिए हम माइनस या प्लस साइन यहाँ से फाइंड नहीं कर रहे या इंडिकेट नहीं कर रहे, ना हम हमारे पास कोई तरीका है जिससे हम उसको प्लस साइन यहाँ पर बता सकते। तो हम यहाँ से 30% जी, है प्लस या माइनस है, वो हमें नहीं पता। हमें नहीं पता, हमें तो सिर्फ भाई ये पता है कि भाई परसेंटेज एरर क्या है, हमें ये पता। माइनस है या प्लस हमें नहीं पता, तो इसलिए हम क्या कहेंगे, हम फाइनल आंसर में ये जरूर कह सकते हैं कि भाई अगर मान लो कि आपकी मीन वैल्यू इस सब का मीन है 10 और ये परसेंटेज एरर निकाल के हमारे पास मान लो कि आया है 5%, तो हम फाइनल आंसर में फिर से लिख देंगे 10 माइनस ऑफ 5%। डिड यू अंडरस्टैंड ऋषिक? whether it is +5 or -5 I'm not sure about it. नहीं समझे? समझ गया सर। समीक्षा, उर्वशी, बातें क्लियर Yes, हो गई? sir. तो एक्चुअली में ये जो अभी इतनी चीजें हमने पढ़ी है उसे एक्चुअली में ये बताएगा क्या हमें, ये हमें बताएगा भैया आपके मेजरमेंट में कितना परसेंटेज एरर है, सीधी सी बात, ये आपको ये सीधा सीधा से ये बता देगा, ठीक है। और इसके बेसिस पे आप ये कंपेयर कर सकते हो भाई कि किसका मेजरमेंट ज्यादा अच्छा है या किसका मेजरमेंट कम अच्छा है, मतलब अच्छा इन द सेंस कि किसका मेजरमेंट ज्यादा एक्यूरेट है, किसका मेजरमेंट कम एक्यूरेट है। यू कैन डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ दिस, ठीक है। तो दिस इज द प्रोसेस टू गेट द वैल्यू ऑफ परसेंटेज एरर। अब देखो इस पे जैसे लल्लू सवाल, एकदम बच्चों वाली सवाल, बच्चे वाली बात, बिल्कुल मैं बताऊंगा, कुछ भी नहीं आप करेंगे। जैसे आपसे बोला कि टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज मेजर्ड एज 1.2 सेकेंड्स, 1.4 सेकेंड्स, ठीक है, 1.6 सेकेंड, 1 पर भी हो सकता है भाई, मैंने बोला ना दो रीडिंग सेम भी हो सकती है, अलग भी हो सकती है, एंड 1.8 सेकेंड परसेंटेज एरर। आपको डायरेक्टली पूछ लिया परसेंटेज एरर, इसमें कोई ट्रू वैल्यू आपको नहीं पता है, सीधा सीधा सा आपसे पूछा जा रहा है परसेंटेज एरर। क्या आप लोगों को बात समझ में आई कि हाउ हाउ विल यू प्रोसीड विद दिस, ये कैसे सॉल्व Yes, sir. करेंगे? सीधी सी बात है, आपको नहीं पता कि भैया परसेंटेज एरर कितना है, आपको ट्रू वैल्यू नहीं पता, तो आप क्या करेंगे, आपको प्रोसेस पता है, तो प्लीज हरी आप मेरे लिए सॉल्व बता दो तो जल्दी से प्लीज।
ओके सर, हो गया होगा अभी तक, कुछ ना कुछ तो हो ही गया होगा। First of all, what we'll do, we'll find the value, true value by taking the mean of all these values. तो अगर इन सब का अगर आप मीन निकाल लें तो what will you get? तो मीन that is a mean 1.48. 1.48 आपका आ रहा है, प्लस ऑफ 1.4 प्लस ऑफ 1.6 So 1.48. मीन वैल्यू, Yes, sir. मीन वैल्यू 1.48 आ रहा है। ऋषिक, what is your mean value? सर 1.48 ही आ रही है। फिर राउंड ऑफ करके 1.5 ले लेंगे ना। हाँ, राउंड ऑफ इसलिए भी करना है क्योंकि आपको मालूम है कि सिग्निफिकेंट फिगर शुड बी सेम। यहां से अगर हम ऐड करें 1.4 प्लस ऑफ 1.2 प्लस ऑफ 1.6 प्लस ऑफ 1.4 प्लस ऑफ 1.8, तो ये हो गया हमारा 7.4 और 7.4 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू कितना आ रहा है 1.48। तो अगर ये 1.48 आ रहा है तो इसको आप राउंड ऑफ कर लीजिए। राउंड ऑफ इसलिए कीजिएगा you are dividing this 0.48, final answer should can have the same number of significant figure as according to this। तो ये 1.48 of significant figure 1 मानेंगे। हेलो हेलो हेलो। यस सर। ठीक है वो Sir, I'm getting it 59%. ओके, जस्ट होल्ड ऑन बिकॉज आई वाज डिस्कनेक्टेड ड्यू टू द पावर कट। तो एक मिनट, मुझे अभी लिखने की परमिशन मिल गई क्या? यस, नाउ आई गॉट द परमिशन। तो चलिए, यस मैं फिर से वो मैं तो आई जस्ट फॉरगेट डेटा आल्सो। तो वो क्या आ रहा था आपका राउंड ऑफ करके, जो राउंड ऑफ करके ए मीन की वैल्यू आ रही थी दैट वाज इक्वल टू 1.5, एम आई करेक्ट? सर 40% आ रहा है। अच्छा, पहले तो ये बताओ कि वो 1.5 आ रहा था ना आपका ए मीन? Yes, हाँ sir. सर। Yes, sir. ठीक है, वेरी गुड। तो A1 अगर हम निकालेंगे, A1 निकालेंगे तो मुझे रीडिंग्स मुझे याद दिलाओ। 1.5 माइनस 1.2 था शायद, पहली वाली रीडिंग वाज 1.2 आई गेस, तो 0.3। सेकंड वाली A2 विल बी इक्वल टू 1.5, सेकंड वाली रीडिंग आई गेस 1.4 थी, तो 0.1। डेल्टा A3 वुड बी इक्वल टू 1.5 माइनस ऑफ 1.6 आई गेस, द थर्ड वन। हाँ सर। तो ये हो जाएगा Yes, माइनस ऑफ sir. 0.1। ठीक है, उसके बाद क्या था? उसके बाद सर हमारा डेल्टा 1.4. A4, यस वेरी गुड, 0.1 डेल्टा A4 इज इक्वल टू 1.5 माइनस ऑफ 1.4। ठीक है, तो 1.5 माइनस ऑफ 1.4 इज इक्वल टू कितना? इज इक्वल टू अगेन इट वुड बी 0.1। and what was the delta A5? That was equal to 1.5 minus of 1.8 is equal to नेगेटिव 1.8. negative Minus of 0.3. 0.3। ठीक है, yes, that was 0.3। तो ये आ गया सर हमारा, ये this we have got। Now we have to find out the mean absolute error। तो mean absolute error के लिए
मीन एब्सोल्यूट एरर के लिए कितना आ जाएगा 0.3 प्लस ऑफ 0.1 इवन इट इज नेगेटिव बट यू विल राइट इट एज 0.1 प्लस ऑफ 0.1 प्लस ऑफ 0.3 डिवाइडेड बाय कितना डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लें हम। 0.9 upon 5 which is 0.18 which is 0.2. 0.3 प्लस 0.3 प्लस 0.1 और 0.1 3 बार है ना। यस सर, तो 0.9 upon 5 हो जाएगा वो 0.18 बिल्कुल सही बात है। 0.9 डिवाइडेड बाय 5 और 0.9 डिवाइडेड बाय 5 अगर हम कर दें तो ये कितना आ जाएगा 0.18 which is 0. तो इसको आपने राउंड ऑफ करके लिख दिया 0.2। 0.2 upon 0.5 and 200. ठीक है, तो 0.2 डिवाइडेड बाय 1.5. ये तो 0.2 आपका मीन एब्सोल्यूट एरर आ गया डिवाइडेड बाय 1.5। तो ये आ जाएगा आपका 0.133 मल्टीप्लाइड बाय 100 कर लीजिए आप। कितना आ रहा था आप लोगों का परसेंटेज एरर? 40 आ रहा था शायद आप लोगों का। 59। अच्छा, मेरे हिसाब से जो ये आ रहा है वो मीन एब्सोल्यूट एरर 0.2 divided by the mean value or the true value which was 1.5 हाँ into 100 कर रहा ये हूँ। पूछने तो सर परसेंटेज सर मेरी शायद गलत आ रही है सर, लेकिन मेरी अलग आ रही है कुछ। 13.3 आएगी परसेंटेज एरर। Yes, sir. यस सर 13.3 को, लेकिन फिर सर हम सिग्निफिकेंट फिगर्स में फिर करेंगे। even you do that but it will never be 50 or 45। हाँ सर 13.3 आ रही है। 13.3 will be the answer ना। अगर आप उसको वो सिग्निफिकेंट का रूल लगा भी लेंगे तब भी ये थोड़ी ना 40 या 50 बन जाएगा। यस सर। सर इसको अगर हमें करना है कन्वर्ट तो कितना हो जाएगा ये सिग्निफिकेंट फिगर्स के हिसाब से? सिग्निफिकेंट फिगर के हिसाब से अगर आप इसको देखेंगे तो पहले तो आपने जो डिवाइड करा था ना 0.2 डिवाइड बाय 1.5, तो इसमें जो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर है वो 0.2 है। 0.2 डिवाइड बाय 1.5 आ रहा है, तो ये 0.133 आ रहा है, तो 0.1 कर लीजिए, मान लीजिए 10% बन जाएगा उस हिसाब से। सर फिर सिग्निफिकेंट फिगर के साथ तो अलग आ जाएगी वैल्यू। हाँ, अगर आपको स्पेशली कहा जाए, रूल मेंशन कर दे कि नहीं यू हैव टू अप्लाई द सिग्निफिकेंट फिगर रूल, तब उसके हिसाब से वैल्यू अलग आएगी, बिल्कुल 100% आएगी। ठीक है, बट जब तक ये मेंशन नहीं है आपको अलग रूल लेने की जरूरत नहीं है अनलेस इट इज मेंशन। जैसे मैं आपको एक बात बताऊं, सिग्निफिकेंट फिगर में कई बार आपका अगर रिजल्ट 4800 आ रहा हो तो कई बार उसको 40,000 लिखा जाता है, मतलब ये 4000 लिखा जाता है, ये 48 है ना। ठीक है, तो ये 8 को यहाँ से ड्रॉप करके 0 लगाया जाता है। सर 5000 नहीं होगा? हाँ बताइए। सर मैं कह रहा था 5000 नहीं होना चाहिए 4800 का। नहीं, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर मान लीजिए उसको आप 5000 भी कर देंगे तो 4800 और 5000 इज क्वाइट डिफरेंट और नॉट। सर लेकिन 4000 और 4800 में ज्यादा डिफरेंस है। कुछ और कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि टू मेक द सिग्निफिकेंट फिगर इक्वल, अगर आपको सिग्निफिकेंट फिगर को इक्वल करना है तो कई बारी वैल्यूज को चेंज भी करनी पड़ती हैं। जैसे मैं सर इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स ट्रेलिंग जीरोस तो होते नहीं है ना कंसीडर। तो सर नहीं, 5000 बिल्कुल नहीं। हाँ बिल्कुल, तो 5 ही होगा। एक मिनट रुक जाओ, मैं तुम्हें एक एग्जांपल, सटीक एग्जांपल दे देता हूँ अभी। तुम्हें अगर ये बात समझनी है तो एक एग्जांपल मैं दे देता हूँ, जस्ट होल्ड ऑन। I am writing a question on the screen
अब इसको आप मल्टीप्लाई करके मुझे रिजल्ट बताइएगा, ठीक है। आई एम राइटिंग अ क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। क्वेश्चन इज लाइक दिस, 75.5 मल्टीप्लाइड बाय 125.2 multiplied by 0.51. Can you see this question on the screen? Forget about the error now. पहले हम इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं, ठीक है। आपको मैं कुछ चीजें समझाऊंगा यहाँ पर, जब आप लोग सिग्निफिकेंट फिगर पूछ रहे हो। देखो 75.5 multiplied by 125.5, I am multiplying it on your behalf, don't worry. 0.51 is equal to कितना आया? ये आया रिजल्ट 4832.3775। अब मुझे बताओ कि इसका आंसर आप क्या लिखोगे, क्या रूल, मतलब अगर सिग्निफिकेंट रूल लगाओगे तो विच रूल यू विल फॉलो हियर? द आंसर शुड हैव मिनिमम डेसिमल प्लेसेस या आंसर शुड हैव द minimum number of significant figures? Of course minimum significant figures. So how many significant figures you want here? 483 भी अगर आप लिख दोगे इसको तो it will become 3 significant। हाँ 48 होगा। अब आते हैं, बिल्कुल सही बात। अभी आपकी बात को और थोड़ा सा हम ये समझते हैं। देखिए यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर इज 3, यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर इज 4 और यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर इज 2। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एवरीवन टेल मी हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर द आंसर शुड हैव नाउ? 2 ऑफ कोर्स। तो इसका मतलब अगर मैं इसको 48 लिख दूं, क्योंकि मुझे यहीं से ड्रॉप करना पड़ेगा, अगर ये सब ड्रॉप कर दिया तो 48 हो जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ कि जो मैं मल्टीप्लाई करके आया, जो मैथमेटिकली जो मेरे पास वैल्यू आ रही है और जो मैंने 0 लगाएंगे। एक मिनट आई एम कमिंग टू दैट ऋषिक, डोंट वरी। तो ये वैल्यू एकदम इंटायरली डिफरेंट हो गई भाई। आपने जो मल्टीप्लाई किया है वो आपके 10,000 प्लेस तक है और आपका जो ये रिजल्ट आ रहा है दैट इज ओनली ऑफ टू 2 प्लेसेस, मतलब 100 प्लेस तक है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? इज एवरीवन कन्विंस्ड विद दिस? तो 48 तो नहीं लिख सकते ना आप, तो क्या करेंगे यहाँ पर? विल पुट 2 zeros, ताकि 2 जीरो हम, ताकि क्यों 2 जीरो रखेंगे हम? 2 जीरो इसलिए हम रखेंगे क्योंकि भाई ये दोनों कम से कम इनके जो प्लेसेस है वो तो सेम आ जाए भाई। यूनिट वैल्यू है कि 10th वैल्यू है कि 100th वैल्यू है, वो तो सेम आ जाए। नहीं आया? ये बात समझ आई? अब मुझे बताओ समीक्षा कि the value that you got was 4832 and according to the significant figure rule the value that you are writing is 4800. Now tell me one thing, क्या ये दोनों वैल्यू exactly same बन रही है? No sir. तो when you apply the significant figure rule concept, तो उस केस में क्या होता है? उस केस में आपकी वैल्यू में भी चेंज आ जाता है, बिकॉज सिग्निफिकेंट फिगर रूल जो है उसको सिग्निफिकेंट फिगर रूल से लेना देना है, उसको बहुत ज्यादा वैल्यू से फर्क नहीं है। समझे? एनी फर्दर डाउट? आगे बढ़ सकता हूं? तो उसी तरह से जैसे वो 13 अब ये बात शुरू कहां से हुई थी? 13.3% हुआ था, नहीं है? Yes sir. Yes. अब सिग्निफिकेंट फिर रूल लगा के वो 1 आ रहा था, तो 1 को हमने क्या कर दिया? 10 कर दिया, तो 10%। ये हमारा सिग्निफिकेंट फिगर रूल के हिसाब से ये आंसर होगा। इफ इट्स क्लियर प्लीज टेल मी, ताकि हम आगे बढ़ सकें, अदर देन सिग्निफिकेंट फिगर भी हम कुछ बात कर सकें। Yes sir. ऋषिक? यस सर, क्लियर है। तो सर हम कई बार एंड में नहीं करेंगे उनको सिग्निफिकेंट फिगर्स में कन्वर्ट। देखो if it is asked in question then only you will do the significant figure rule. If it is not asked then you don't need to do anything with the significant figure. ठीक है? क्लियर? आगे बढ़ूं? हाँ सर। Yes sir. ठीक है, तो ये तो हो गया सर। हियर वी फाउंड कि कैसे हमें अगर वैल्यूज डिफरेंट वैल्यूज गिवन है, अगर हमें कैसे डिफरेंट वैल्यूज हमें गिवन है तो उस केस में हम कैसे वो करते हैं, क्या करते हैं उसमें, कैसे हम परसेंटेज एरर निकालते हैं। यहाँ तक तो हमने उसकी बात करी है। नाउ अब हम काम की बातों पे आते हैं सर। अब लिखिएगा रूल्स ऑफ एरर इन एडिशन। रूल्स ऑफ एरर इन एडिशन। अब हम अगर क्वांटिटी
को हम ऐड करें या सबट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, तो उन सब में एरर्स कैसे लिखा जाएगा? इफ अ क्वांटिटी इंडिविजुअली हैज एरर, और ऐसी क्वांटिटीज को आप ऐड कर रहे हैं जिसमें इंडिविजुअल क्वांटिटीज में एरर है, एंड यू आर एडिंग सच क्वांटिटीज, तो उसमें सम में एरर कैसे निकाला जाएगा? इफ यू डिफरेंस में एरर कैसे निकाला जाएगा? मल्टीप्लिकेशन में कैसे निकलेगा? डिवीजन में कैसे निकलेगा? ठीक है, तो उसके एरर के रूल को हम पढ़ रहे हैं और इसी पे आपके मेन सवाल क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो लिखिए रूल ऑफ एरर इन सम ऑफ टू क्वांटिटीज। लिखिए रूल ऑफ एरर इन सम ऑफ टू क्वांटिटीज, जल्दी। रूल ऑफ एरर इन सम ऑफ टू क्वांटिटीज, रूल ऑफ एरर इन सम ऑफ टू क्वांटिटीज। लिख लिया सर? यस सर। ठीक है, अब देखिए बेटा, मान लीजिए कि आपके पास दो क्वांटिटीज हैं, लेट x एंड y आर टू क्वांटिटीज whose measured values are x plus minus of delta y, sorry, x plus minus of delta x and y plus minus of delta y। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? क्या बोला मैंने कि भाई आपने दो क्वांटिटी लिया, एक क्वांटिटी x है और दूसरी क्वांटिटी y है, और x में आपसे कह रहा है कि x में कितना एरर है, डेल्टा x, और y में कितना एरर है, डेल्टा y। आपका एरर के साथ अगर आप वैल्यू लिखेंगे तो उसको मेजर्ड वैल्यू कहेंगे। मेजर्ड वैल्यू ऑफ x विल बी रिटन एज x प्लस माइनस ऑफ डेल्टा x एंड मेजर्ड वैल्यू ऑफ y विल बी रिटन एज y प्लस माइनस ऑफ डेल्टा y। ठीक है सर, क्लियर? हाँ ना बोलना पड़ेगा? हाँ सर। आपको करना क्या है, आपको x और y जो दो क्वांटिटीज हैं उसको ऐड करना है। मतलब अगर आप दो क्वांटिटी को ऐड करोगे x और y को, तो यू विल गेट अ रिजल्ट, एंड दैट रिजल्ट आई एम कॉलिंग इट एज z। मतलब आपने x लिया, आपने y लिया और दोनों को ऐड करना है, तो उसका जो रिजल्ट आ रहा है दैट इज z, और z इज इक्वल टू x प्लस y। ठीक है, ये तो विदाउट एरर अगर हम लिखेंगे तो z विल बी इक्वल टू x प्लस y। बट अगर इसमें हम इसके मेजर्ड वैल्यू को लिखें जो एरर के साथ हमारा है, x प्लस माइनस ऑफ डेल्टा x प्लस y प्लस माइनस ऑफ डेल्टा y, तो इसका मतलब है कि z में भी एरर होगा, एंड z प्लस माइनस ऑफ डेल्टा z विल बी रिटन एज द वैल्यू। टेल मी यस और नो? यस सर। सर हमें क्या करना है, हमें दो क्वांटिटी को ऐड करना है समीक्षा। एक का नाम है x, दूसरे का नाम है y। तो x प्लस y को हमने नाम दे दिया है z। अब हमें पता है कि x में भी एरर है और हमें पता है कि y में भी एरर है। x में जो एरर है दैट इज x प्लस माइनस ऑफ डेल्टा x, y में जो एरर है दैट इज y प्लस माइनस ऑफ डेल्टा y। तो अनडाउटेडली इन दोनों का जो सम आएगा दैट विच इज z, तो z में भी एरर आएगा एंड दैट वुड बी z प्लस माइनस ऑफ डेल्टा z। हाँ ना बोलना पड़ेगा? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो अब मुझे बस यही चाहिए कि ये जो z में एरर आएगा विच इज डेल्टा z, उसकी वैल्यू क्या आएगी। तो z प्लस माइनस ऑफ डेल्टा z, x प्लस माइनस ऑफ डेल्टा x, बस ब्रैकेट खोल के लिख रहा हूँ, y प्लस माइनस ऑफ डेल्टा y। मुझे एक बात बताओ, इसको ऐसे लिख दूं तो कोई दिक्कत आपको? x प्लस y, इसमें और इसमें प्लस माइनस साइन कॉमन निकाल लूं, तो इसको मैं लिख सकता हूँ डेल्टा x प्लस ऑफ डेल्टा y, और इसको मैं लिख सकता हूँ z प्लस माइनस ऑफ डेल्टा z। इज इट करेक्ट? सर क्या मैं x प्लस वाई और z को कैंसिल कर सकता हूं? नहीं आया, नहीं आया। प्लस माइनस को प्लस माइनस के साथ कैंसिल कर सकता हूं। लुक एट इट, वेदर यू हैव अंडरस्टूड दिस और नॉट। सर कैन आई कैंसिल आउट दिस x प्लस वाई विद z? हाँ यस सर। यहां देखो, यहाँ x प्लस वाई को आपने क्या बोला था, z बोला था ना। तो इसका मतलब है कि क्या हो गया सर, डेल्टा z विच इज द एरर इन द सम ऑफ द टू क्वांटिटीज, नथिंग बट द एरर ऑफ इंडिविजुअल क्वांटिटीज। इसका मतलब इसका रूल क्या हो गया सर? तो यहाँ रूल देखिए, रूल ये कहता है कि द मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन सम ऑफ टू quantities is equal to the sum of error in individual quantity। हाँ ना बोलो भाई, अगर दो क्वांटिटीज हैं, दोनों में एरर हैं, तो उन दोनों क्वांटिटी के का जो सम आप लोगे
तो उसके सम में जो एरर होगा वो इंडिविजुअल एरर का सम लिया जाएगा। पता नहीं क्या बोले। पहले मुझे ये बताओ, ये जो भी मैंने किया, इज इट क्लियर? अध्ययन, अध्ययन, उर्वशी, समीक्षा एंड ऋषिक, पहले मुझे ये बताओ, ये जो भी मैंने किया, जो भी, वो क्लियर है या नहीं? Yes, सर sir. वो क्लियर है सर, लेकिन आपने मैक्स पॉसिबल क्यों लिखा सर? वो तो एक्चुअली आ जाएगा ना? नहीं, मैक्स पॉसिबल नहीं कर लो तो द पॉसिबल एरर जो कह सकते हो आप उसको। सर 3 क्वांटिटीज लें तो भी सेम ही होगा? यस, जितनी भी आप क्वांटिटी लें, एरर का जो रूल है वो यही कहता है कि भाई आपको सिंपली ऐड करना है। किसको ऐड करना है? एरर वाला जो पोर्शन है उसको एक साथ ऐड करना है, क्वांटिटी एक साथ ऐड होगी। मैं भी एक एग्जांपल लेता हूं, पहले आप लोग इसको नोट कर लें। सर ये एक बार समझा दीजिए द पॉसिबल एरर वाला जो आपने लिखा। ये तो कुछ नहीं किया बेटा, ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है वही तो लिखा है। देखो ये आपने क्या किया है, पॉसिबल एरर का मतलब वो लिखने का तरीका है। ये मतलब आप सिंपली इसको ऐसे मत लिखे, आपको पॉसिबल से भी दिक्कत है, हटा दीजिए। आप सिंपली लिखिए एरर इन सम ऑफ क्वांटिटी, एरर इन सम ऑफ क्वांटिटी इज इक्वल टू द सम ऑफ एरर इन इंडिविजुअल क्वांटिटी। मतलब जो x में जो एरर है डेल्टा x, y में जो एरर है डेल्टा y, इन दोनों एरर्स को अगर मैं ऐड कर दूंगा तो जो रिजल्ट में एरर आया है उसके बराबर वो हो जाएगा। ओके समझे? जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि सर a इज इक्वल टू 20 प्लस माइनस ऑफ 0.01, b की वैल्यू मैं आपसे कहूं कि सर 10 प्लस माइनस ऑफ 0.002, ठीक है? तो आपसे बोला जाए a प्लस b की वैल्यू लिखो, तो मैं लिखूंगा 20 प्लस 10 इज 30 प्लस माइनस ऑफ 0.01 एंड 0.02 मतलब 0.03। ये हो गया। इज इट क्लियर? कैन वी गो टू द नेक्स्ट नाउ? अब नेक्स्ट लिखिए एरर इन डिफरेंस ऑफ टू क्वांटिटी। नेक्स्ट लिखिए एरर इन डिफरेंस ऑफ टू क्वांटिटी। एरर इन डिफरेंस ऑफ टू क्वांटिटीज। लिख लिया बेटा? Yes, sir. ठीक है, आप कुछ नहीं करना सर, इसका मतलब ये ऐड कर रहे थे, अब आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। डिफरेंस ऑफ टू क्वांटिटीज मतलब सब्ट्रैक्शन, एरर इन सब्ट्रैक्शन ऑफ टू क्वांटिटीज। तो अब अगर आप दो क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फिर से कहानी वही है कि आप मान लो कि दो क्वांटिटी है आपकी x और y, और दोनों में एरर है प्लस माइनस ऑफ डेल्टा x एंड प्लस माइनस ऑफ डेल्टा y आर द एरर इन दीस टू क्वांटिटीज। तो इसमें z, अगर आपको दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है तो आप क्या लिखेंगे? z इज इक्वल टू x माइनस y। एरर के साथ आप इसको क्या लिखेंगे? z प्लस माइनस ऑफ डेल्टा z इज इक्वल टू x प्लस माइनस ऑफ डेल्टा x माइनस ऑफ y प्लस माइनस ऑफ डेल्टा y। कुछ दिक्कत? बिल्कुल एकदम सिमिलर कहानी चल रही है। z प्लस माइनस ऑफ डेल्टा z इज इक्वल टू x प्लस माइनस ऑफ डेल्टा x माइनस ऑफ y प्लस माइनस ऑफ डेल्टा y। हाँ ना बोलना पड़ेगा भाई, नहीं आ रहा शायद? यस सर। सर कोई नहीं बोल रहा सर, सब चुप हो गए। अध्ययन तुम्हें पल्ले पड़ रहा है, तुम कुछ बोल ही नहीं रहे हो काफी समय से। जी सर ध्यान पढ़ रहा है। जी पड़ सर। रहा है, मान लेता हूं मैं आपकी बात, कह रहे हैं आप तो। x माइनस वाई प्लस माइनस ऑफ, फिर से इसमें प्लस माइनस कॉमन ले लीजिए, डेल्टा x प्लस ऑफ डेल्टा y। ये हो जाएगा सर z प्लस माइनस ऑफ डेल्टा z। x माइनस वाई विल कैंसल आउट बाय x माइनस वाई। यहाँ पर क्या कैंसिल हो जाएगा? प्लस माइनस से कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बच जाएगा सर? डेल्टा z इज इक्वल टू डेल्टा x प्लस ऑफ डेल्टा y। हाँ सर ये तो वही आ गया जो पहले आया था। यस, ये वही आ गया। इसका मतलब है कि डिफरेंस लो या सम लो, एरर इन डिफरेंस ऑफ टू क्वांटिटीज भी, उसका भी वही रूल है जो एरर इन सम ऑफ टू क्वांटिटीज का रूल है। इसका मतलब आप दो क्वांटिटीज का डिफरेंस लें या दो क्वांटिटीज का आप सम लें, दोनों केस में एरर ऐड होगा। एरर क्या होगा? ऐड। समझ में आई बात? वो पार्ट जो आप जो तो सर्टेन है वो तो आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा डिपेंडिंग ऑन की क्वांटिटी ऐड हो रही है या सब्ट्रैक्ट हो रही है। लेकिन जो एरर वाला पोर्शन है, वो एरर वाला पोर्शन हर केस में ऐड होगा, चाहे आप सब्ट्रैक्ट करें या ऐड करें, एरर वाला पोर्शन ऐड होगा। इज इट क्लियर? सर डेल्टा वाला जो है डेल्टा x और डेल्टा y वो सर डेल्टा z के बराबर है और ये सब एरर है सर। नहीं, डेल्टा एक्स प्लस और डेल्टा वाई इज इक्वल टू डेल्टा जेड जो है वो जेड का एरर है। ओके सर।
ठीक है, वो जो मतलब दो क्वांटिटी को ऐड करेंगे या दो क्वांटिटी को जो सब्ट्रैक्ट करेंगे ना, तो रिजल्ट आएगा। दो क्वांटिटी को ऐड या दो क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट करके उसका एक रिजल्ट आएगा। तो वो जो रिजल्ट है ना, उस रिजल्ट में कितना एरर आया, दैट इज बेसिकली डेल्टा एक्स या डेल्टा z, and that delta z is what? That delta z will be equal to the sum of error in individual quantity, that is delta x and delta y. समझे? यस सर। जैसे इसी में फिर से हम एक एग्जांपल ले लें कि भाई एरर एडिशन में करें या सब्ट्रैक्शन में करें, मतलब आप दो क्वांटिटी को ऐड करें या दो क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट करें। जैसे मान लीजिए कि सर आपसे मैंने कहा कि a इज इक्वल टू 20 प्लस माइनस ऑफ 0.02 और b इज इक्वल टू 10 प्लस माइनस ऑफ 0.03, अगर ऐसे है और मैं आपसे कह रहा हूं कि इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करना है, आपको करना ये कि a माइनस बी फाइंड करना है, यू हैव टू फाइंड आउट a माइनस बी। तो आप क्या करेंगे, 20 माइनस 10 विल बी 10, इसको ऐड मत कर दीजिएगा, ये तो सब्ट्रैक्ट होगा, एरर वाला पोर्शन ऐड होगा और इसको आप लिखेंगे 0.05। डिड यू अंडरस्टैंड? आप ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, एरर वाला पोर्शन ऐड होगा। इज इट क्लियर टू ऑल? प्लीज रिस्पॉन्ड। यस सर। Yes. सर तो Yes, sir. जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट वगैरह सब निकालते हैं, तो सर उसमें भी इसका मतलब एरर होता है, वो पूरा सही नहीं है। जाहिर सी बात है, वो एग्जैक्ट 9.8 थोड़ी ना। आप किसी भी क्वांटिटी को मेजर करेंगे तो उसमें तो एरर होगा ही ना, बट उसमें भी वही करा गया है। अच्छा मुझे एक बात बताइए कि अगर स्मॉल जी की जो वैल्यू निकाली गई होगी तो कैसे पता लोगों को कि इसकी ट्रू वैल्यू क्या है? क्योंकि ऑल द एरर्स आर मेजर्ड ऑन द बेसिस ऑफ द ट्रू वैल्यू, राइट ऋषिक? यस सर। अब स्मॉल जी का कोई किसी को ट्रू वैल्यू थोड़ी पता रहा होगा, तो उसने भी क्या किया, उसने भी मेजर करने वाले ने क्या किया भाई, आप मतलब 10-20 बार रीडिंग ली और उसका एक मीन देखा, वो जो मीन आ गया उसको उसने क्या कह दिया, ट्रू वैल्यू मान लिया। समझे आप? किसी भी क्वांटिटी के ट्रू वैल्यू को लिखने का तरीका ही वही है कि आप उसको बार बार मेजर करिए और उन सबका मीन ले लीजिए। इसीलिए आप किसी भी मेजरमेंट को अगर आप चाहते हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा एक्यूरेट हो, तो आप उसको ज्यादा से ज्यादा बार मेजर करिए और उसका मीन लीजिए। मोर विल बी द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, more close you will be to the true value. Less is the number of observations made by you, less will be your accuracy. समझ में आई बात? जितनी बार ऑब्जर्वेशन आप करेंगे उतना ज्यादा आपकी एक्यूरेसी होगी, उतना एरर कम होगा। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग ऋषिक भाई? यस सर। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट क्या है? अगर हमने एडिशन में एरर पता कर लिया, सब्ट्रैक्शन में पता कर लिया, नेक्स्ट इज व्हाट? अध्ययन। एडिशन सब्ट्रैक्शन हो गया, अब क्या है मैथमेटिकल कौन सा प्रोसेस? अध्ययन। हमने ऐड कर लिया अध्ययन, हमने सब्ट्रैक्ट कर लिया, अब कौन सा प्रोसेस बचा? सो मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ऑफ कोर्स मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो नेक्स्ट लिखिए एरर इन प्रोडक्ट ऑफ टू क्वांटिटीज। राइट द नेक्स्ट, एरर इन प्रोडक्ट ऑफ टू क्वांटिटीज। दो क्वांटिटी के प्रोडक्ट में एरर, तो एरर इन प्रोडक्ट ऑफ टू क्वांटिटीज लिख लीजिए, एरर इन प्रोडक्ट ऑफ टू क्वांटिटीज, error in product of two quantities, error in product of two quantities। फिर से वही सारी बातें हैं सर, इसीलिए मैंने इसको इरेज नहीं किया है, इसको रहने दिया है कि फिर से आप वही मान लीजिए कि x और y आपकी दो क्वांटिटी है और उसकी मेजर्ड वैल्यू है x प्लस माइनस ऑफ डेल्टा x और दूसरी है y प्लस माइनस ऑफ डेल्टा y। अब आपको करना क्या है, z विल बी इक्वल टू व्हाट? z विल बी इक्वल टू x इंटू y। इज इट क्लियर? हाँ ना बोलना पड़ेगा भाई। Yes, sir. अब फिर से चलो लिख लेते हैं, कुछ बहुत अजूबा नहीं है। z प्लस माइनस, फिर से आप इसको लिख लीजिए, x प्लस माइनस ऑफ डेल्टा x मल्टीप्लाइड बाय y प्लस माइनस ऑफ डेल्टा y। तो इसको क्या लिखेंगे आप? z प्लस माइनस ऑफ डेल्टा z। समझ आ रही है बात? उर्वशी, Yes, sir. उर्वशी, कैन यू प्लीज मल्टीप्लाई दिस फॉर मी? मुझे बता सकती हैं आप कैसे मल्टीप्लाई करें, क्या क्या लिखें राइट साइड वाले टर्म्स को? Yes, sir. अभी बताती हूँ। जी बताइए। करना नहीं है आपको, मुझे बताइए, मैं लिखता जाऊंगा। अच्छा, x ब्रैकेट y प्लस माइनस डेल्टा y
फिर प्लस I have to multiply this. I have to multiply this whole term with this whole term. तो क्या लिखूं मैं? मल्टीप्लाई करना है और एक्सपांड करके क्या लिखें? हाँ बोलिए. X y. देन प्लस माइनस डेल्टा एक्स वाई या एक्स ठीक है. प्लस माइनस ऑफ y इंटू डेल्टा एक्स या डेल्टा एक्स इंटू वाई और उसके बाद प्लस माइनस ऑफ डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वाई. ये तो लिखेंगे. यस सर. ठीक है. z प्लस माइनस ऑफ डेल्टा z. ये पूरी इक्वेशन बनी है. अब इस पूरी इक्वेशन में आपको करना कुछ नहीं है. डिवाइड. बाकी सारे बच्चे ध्यान से सुने. डिवाइड होल इक्वेशन बाय एक्स वाई. आपकी जो पूरी इक्वेशन है ना, होल इक्वेशन मतलब होल ऑफ द इक्वेशन यू जस्ट डिवाइडेड बाय एक्स वाई. इसका मतलब क्या है? z प्लस माइनस ऑफ डेल्टा z डिवाइडेड बाय एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन एक्स वाई. ठीक है. पूरी इक्वेशन पे वही काम करिए आप. एक्स डेल्टा वाई अपॉन एक्स वाई प्लस माइनस ऑफ वाई डेल्टा एक्स अपॉन एक्स वाई and the last one is plus minus of delta x delta y upon xy. The whole of the equation has to be divided by xy. ठीक है. यहाँ देखो इसको मैं ऐसे लिख दूं, कोई किसी को कोई दिक्कत? x प्लस माइनस ऑफ डेल्टा z, सॉरी z प्लस माइनस ऑफ डेल्टा z डिवाइडेड बाय z लिख दूं, कोई प्रॉब्लम? No, sir. नो सर. नो सर, ऑफ कोर्स नॉट, बिकॉज xy इज नथिंग बट z. ये हमने पहले ही अज्यूम करा हुआ. अच्छा, यहाँ xy and this xy will cancel out completely, so this will become 1 plus minus of x and x cancels out, so this will become equal to delta y upon y. Adyan, 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 unmute your mic. जी सर. जी सर. जी सर. मुझे एक बात बताइए अध्ययन, यहाँ x से x Yes, मैंने sir. कैंसिल कर दिया, राइट? Yes, मैंने sir. y से y कैंसिल क्यों नहीं किया? Why didn't I cancel out this 2y in the एक numerator error है and the सर. denominator? एरर है. वेरी गुड. मतलब डेल्टा वाई इज कंप्लीटली अ टर्म. ऐसा नहीं है कि डेल्टा अलग चीज है और वाई अलग चीज है. ये बात ऐसे ही है जैसे मैं कहूँ साइन 30 डिग्री और नीचे लिख दूं 30, तो यू कैन नॉट कैंसिल आउट दीस टू 30 एंड यू कैन सिंपली से रिजल्ट विल बी साइन. द रीजन बीइंग कि साइन 30 इज कंप्लीटली अ वैल्यू जिसकी वैल्यू होती है 1/2, इसलिए हम ऐसा नहीं कर सकते. सिमिलर इज दिस केस हियर. ठीक है. चलिए, इसी तरह से यहाँ पर y से y कैंसिल होगा एंड दिस विल बी रिटन एज प्लस माइनस ऑफ डेल्टा x बाई x. ये जो लास्ट वाला टर्म बचा है ना, इसको हम नेग्लेक्ट करेंगे. दिस विल बी नेग्लेक्टेड. अब मन में ये क्वेश्चन आएगा, दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है, कि व्हाई इज इट बीइंग नेग्लेक्टेड? तो द रीजन इज कि ये इसलिए नेग्लेक्ट होगा कि मुझे एक बात बताओ ऋषिक, इफ आई मेजर अ क्वांटिटी तो एरर विल बी लार्ज और error in the measurement should be small. If I am measuring a quantity, तो error in the measurement will be large or small? Sir, should be small. Should be small. तो मान लो कि जैसे एक एग्जांपल लेके बात करते हैं कि जैसे मान लो कि x is measured as 100 plus minus of 0.001 and y is measured as 200 plus minus of 0.002. ऐसा हमने मेजरमेंट करा. तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, इसका एरर का प्रोडक्ट लूं, तो दिस विल बी 0.002 मल्टीप्लाइड बाय 0.001 divided by 100 multiplied by 200. Don't you think this result will be very, very small with respect to 1? This will be very small, which can be neglected. नहीं आ रही बात समझ भाई. इसको आप क्या लिखेंगे? 0.002 डिवाइडेड बाय ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 और 4 बार 0. मुझे ये बताओ, ये रिजल्ट बहुत छोटा आएगा या बहुत बड़ा आएगा? बहुत ही ज्यादा छोटा आएगा. छोटा बहुत ही ज्यादा छोटा आएगा. तो ऑफ कोर्स ये इतना ज्यादा छोटा आएगा कि इस टर्म को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं. इसीलिए बेटा प्रोडक्ट ऑफ एरर लेके अगर उसको हम उसके एक्चुअल वैल्यू से डिवाइड करते हैं तो ये बहुत छोटा हो जाएगा. एंड बिकॉज इट इज वेरी स्मॉल वैल्यू दैट यू विल बी गेटिंग, इसलिए हम इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं. और जब हम इसको नेग्लेक्ट कर देंगे तो बस हमारे यहाँ तक टर्म बच जाएगा. तो पहले यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए, मैं आगे बताता हूँ, इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, बट प्लीज यहाँ तक नोट कर लीजिए.
लिख लिया सर। ठीक है, अब देखिए इसके फर्दर हम सॉल्व करते हैं। तो z प्लस माइनस, अच्छा यहाँ पर इसको देखो लेफ्ट साइड पे, वी कैन राइट दिस एज z प्लस माइनस ऑफ डेल्टा z, दिस कैन बी रिटन एज इक्वल टू z, और या इधर भी z, दिस विल बी इक्वल टू 1 प्लस माइनस ऑफ डेल्टा x बाई x प्लस माइनस ऑफ डेल्टा y बाई y। ठीक है, तो z बाई z 1 ये कैंसिल हो जाएगा बिकॉज बोथ विल बी 1, प्लस माइनस कॉमन लेके कैंसिल कर सकते हो, तो आप लिख सकते हो इसको डेल्टा z बाई z इज इक्वल टू डेल्टा x बाई x प्लस ऑफ डेल्टा y बाई y। आप लोगों को समझ आया यहाँ तक? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हाँ, अभी एक मिनट में आ रहा हूँ, एक मिनट बता रहा हूँ। फ्रैक्शनल एरर इन द प्रोडक्ट ऑफ टू क्वांटिटी will be equal to the sum of fractional error in individual quantity. Yes, Rishik, you wanted to ask something. सर आपने प्लस माइनस काट दिया, मतलब करके कॉमन ले लो, यहाँ के बाद ऐसे कर सकते हैं इसको, प्लस माइनस ऑफ डेल्टा z बाई z इज इक्वल टू, इन दोनों में प्लस माइनस कॉमन ले लो तो डेल्टा x बाई x प्लस ऑफ डेल्टा y बाई y कर लो। प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा या नहीं? ठीक है। अच्छा, इसमें ये तो परसेंट, ये तो फ्रैक्शनल एरर है। अगर मुझे सिर्फ डेल्टा z चाहिए तो मैं क्या लिख सकता हूँ? z मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा x अपॉन x प्लस ऑफ डेल्टा y बाय y। अगर मान लो कि कोई अगर ये z कोई पूछ ले कि z क्या है, तो इसको फर्दर मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। पूरे डेरिवेशन को अगर अच्छे से देख रहे हो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, z को xy इंटू डेल्टा x अपॉन x प्लस ऑफ डेल्टा y बाय y, ऐसे भी लिख सकते हो आप। ठीक है सर? सर डेल्टा z को हम लोग डेल्टा x प्लस डेल्टा y लिखेंगे, डेल्टा z को हम लोग और डेल्टा नहीं x प्लस डेल्टा y। नहीं 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 बेटा नहीं, डेल्टा z की ये वैल्यू निकल के आई है। देखिए ये डेल्टा z बाई z की वैल्यू निकल के आई है ना, ये वो डेल्टा z इज इक्वल टू डेल्टा x प्लस ऑफ डेल्टा y लिखा जाएगा तब जब आप दो क्वांटिटी को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। समझे? अगर मल्टीप्लिकेशन का केस है तो मल्टीप्लिकेशन के केस में डेल्टा z विल बी इक्वल टू ये जो अभी लिखा है, यहां देखो, देखा बेटा? यस सर। अभी एक एग्जांपल लेते हैं, पहले इसको नोट कर लो आप लोग। सर ये फ्रैक्शनल वाला जो है ये एब्सोल्यूट भी कह सकते हैं उसको, एब्सोल्यूट एरर नहीं, आप इसको एब्सोल्यूट एरर का नाम दे दें वो एक अलग बात है, बट ऐसी हर चीज जो होती है वो एब्सोल्यूट एरर नहीं कहलाती बेटा। ये फ्रैक्शन है, मतलब कि एरर अपॉन इट्स वैल्यू, मतलब कितना आपने मेजर किया उसमें कितना एरर है। ठीक है? हो गया? नोट कर लिया ये? यस सर। अब जैसे देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं आपसे कहूँ कि x इज इक्वल टू 20 प्लस माइनस ऑफ 0.02 है और y इज इक्वल टू 40 प्लस माइनस ऑफ 0.01 है, और आपको z इज इक्वल टू x मल्टीप्लाइड बाय y फाइंड करना है, ये करना। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे डेल्टा देखो एक तो ये है कि जब आप z निकालेंगे तो z का मतलब सिंपली क्या है, z इज इक्वल टू x इंटू वाई। इसका मतलब 20 इंटू 40 इज इक्वल टू z, दैट इज इक्वल टू 800। अच्छा, इसमें एरर क्या होगा? तो एरर अगर निकालना है, अगर कोई पूछ ले फ्रैक्शनल एरर बताओ,
तो आप लिखेंगे डेल्टा z बाई z इज इक्वल टू डेल्टा x बाई x प्लस ऑफ डेल्टा y बाई y। मतलब डेल्टा z बाई z क्या होगा? तो डेल्टा z बाई z का मतलब हुआ 0.02 डिवाइडेड बाई सॉरी माय मिस्टेक। डेल्टा z बाई z एज इट इज लिखो, डेल्टा x बाई x क्या लिखोगे? 0.02 डिवाइडेड बाई 20 प्लस 0.01 डिवाइडेड बाई 40। यहां तक पल्ले पड़ी बात? Yes, sir. अगर सिर्फ डेल्टा z लेना हो तो क्या लिखेंगे? तो z से मल्टीप्लाई कर देंगे। z कितना हम निकाल चुके हैं? 800। तो 800 0.02 डिवाइडेड बाई 20 प्लस 0.01 डिवाइडेड बाई 40। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई हुई यहाँ तक। Yes, sir. यहाँ तक बात समझ आई? इज इट क्लियर ऋषिक? हाँ सर क्लियर। अध्यान, उर्वशी? Yes, sir. समझ आ गया। ठीक है, तो आज यहीं तक रहने दो, रेस्ट विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू ऑल, गुड नाइट, टेक केयर। Thank you.